2020 का ये साल फुल ऑफ सरप्राइजेस रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आकर थम जाएगी, लेकिन सिर्फ नेगेटिव खबरों से ही नहीं हमें सख्ते में नहीं डाला। वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर इकोनॉमिक रिकवरी से जुड़ी अच्छी खबरें भी इसी दौर में आई। शेयर मार्केट जब पहली तिमाही के नतीजों से निराश था, तब दूसरी तिमाही में इतने जबरदस्त बाउंस बैक की उम्मीद शायद ही किसी को थी। लेकिन Q2 में कॉर्पोरेट्स के प्रदर्शन ने सबको सरप्राइज कर दिया। निफ्टी कंपनियों के मुनाफे में उम्मीद से ज्यादा 13% का उछाल, मार्जिन्स में सुधार, कई सालों के बाद अर्निंग्स अपग्रेड, ये सारी बातें Q2 के दमदार परफॉर्मेंस पे की कहानी कहती हैं। इसीलिए अब हर कोई कह रहा है Q2 इट्स हॉट। तो Q2 इट्स हॉट, दरअसल हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंडिया इंक के Q2 परफॉर्मेंस की, और साथ साथ इस Q2 परफॉर्मेंस के बाद, इसके आकलन के बाद कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर अब उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर दाव लगाया जा सकता है। मदद करने के लिए देश की दो जानी मानी ब्रोकरेजेस और देश के दो जाने मानी मार्केट फंडामेंटल वॉइसेस, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के हेमंत जानी, आप दोनों का स्वागत है। और Q2 कई सारे मायनों में, ध्यान रखें, इंडिया इंक का सेकंड क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर तिमाही थी, मेरे ख्याल से सबको इसने सरप्राइज करा। एक तो जो बाजार उम्मीद थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला, और खास तौर पे Q1 के उस लॉकडाउन के पीरियड, उस मूड माहौल बिगड़ने के बाद शायद इस तरह का बाउंस बैक किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। इनफैक्ट कई मायने में कई सालों के बाद, कई तिमाहियों के बाद कहा जा सकता है कि एक ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स वाला क्वार्टर इंडिया इंक ने डिलीवर करके दिया है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस था। मयूरेश, बढ़िया ऑलराउंड बीट वाला क्वार्टर, ऐसा आकलन हमारा है। आपका क्या मानना है, परफॉर्मेंस कैसा रहा इंडिया इंक का? विलियम ओनील में जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर डिलीवर करके दिया क्या? और ये कहना सही होगा क्या फिर, इज इट रियली हॉट? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून हेमंत जी। नहीं तो आपने जो आकलन किया था आशीष जी की जो एक्सपेक्टेशन थे अर्निंग्स को लेके Q2 के, स्पेसिफिकली जो Q1 के लॉकडाउन के बाद हम बाहर आ रहे थे, आई थिंक द परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक अक्रॉस सेक्टर्स, लीडिंग स्टॉक्स इन दो सेक्टर्स ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एंड इट्स नॉट जस्ट ऑन द बॉटम लाइन, आई थिंक टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक आई थिंक एक्सपेक्टेशन को बीट किए हैं परफॉर्मेंसेस। और मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज आशीष जी, आई थिंक मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। जैसे इकोनॉमी खुल रही है, जैसे अनलॉक फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों का आई थिंक जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, दैट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। तो आई थिंक जो वैक्सीन की खबरें आ रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी तुल पकड़ी है अगले वर्ष में, आई थिंक ऑल दैट प्रॉब्ली गिव्स सपोर्ट टू द मार्केट एंड टू द अर्निंग्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम दी सेक्टर्स एंड दीज कंपनीज। तो मुंबई में तो बहुत गर्मी है, बट रिजल्ट्स में आई थिंक जो दिखावा आया है, इट्स हॉट एंड इट विल डेफिनेटली गेट हॉटर अगर गाइडेंस के हिसाब से Q3 में आंकड़े आते हैं। अच्छा, जब हम लोग कह रहे हैं इट्स, तो नाम तो सही है, फिर इसका मतलब Q2 इट्स हॉट, नंबर वाकई इंडिया इंक के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करा। अब इसे जरा पर्सपेक्टिव में डाला जाए, जब हम अच्छा कह रहे हैं तो दरअसल इंडिया इंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो CNBC आवाज में हमारे नंबर क्रंचर सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, जिन्होंने बाखूबी इन नतीजों के सीजन का आकलन करा है। सुमित, डिकोड करके बताइए नंबर्स के पर्सपेक्टिव से ये Q2 का इंडिया इंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा कैसा? देखिए, 5 फैक्टर्स खाली आप नजर रखिए, उन 5 फैक्टर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर्स कैसे रहे। सबसे पहली चीज आपने अभी कुछ देर पहले खुद ही कही कि डिमांड में एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो पहला पॉइंट तो यही कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर के नंबर्स में डिमांड की बहुत स्ट्रांग रिकवरी रही। दूसरा, लगातार कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर रही है, स्पेशली IT स्पेस के अंदर, जहां पे वीजा कॉस्ट कम हुई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुई, जिसका इंपैक्ट कंपनियों के मार्जिन पर रहा। तो वो एक अच्छा पार्ट इस क्वार्टर के अंदर निकल कर आया। एक प्रोविजनिंग वाला पार्ट थोड़ा कम जरूर देखने को मिला। सरप्राइज हुआ ये, क्योंकि सबको अनुमान था कि शायद नंबर्स में एनपीएस का आंकड़ा काफी ज्यादा रहेगा, लोन के डिफॉल्ट्स आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने रीपेमेंट किया, इसलिए प्रोविजनिंग बेहतर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से बीएफएसआई एक अच्छा परफॉर्म करके गया। कई ऐसे सेक्टर जो कि सरप्राइज रहे। सीमेंट सबसे पहला, डिस्पाइट मॉनसून के सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आए।
इंश्योरेंस दूसरा, डर की वजह से काफी ज्यादा यहां पे बिक्री होते हुए दिखाई पड़ी इनके प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा एक स्ट्रांग डिमांड आई हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, इन स्पेस की तरफ से भी। थोड़ी वाई ढीली परफॉर्मेंस रही ऑटो की, लेकिन सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग पुल बैक वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। कैपिटल गुड्स में भी वाई थोड़ा ढीला परफॉर्मेंस, लेकिन सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट वहां भी रहा। और रिटेल, क्योंकि अभी ये आकलन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे नंबर्स ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे भी सीक्वेंशियली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये मोटे मोटे 5 आंकड़े रहे। निफ्टी की ओवरऑल ग्रोथ रेवेन्यूज की करीब 27% रही, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 22% बढ़ी और मुनाफे में 80% की एक जंप आते हुए दिखाई पड़ी। 1,10,000 करोड़ ये कंसोलिडेटेड मुनाफा निफ्टी 50 ने पोस्ट किया इस क्वार्टर के अंदर। सेंसेक्स में भी करीब करीब पड़ी मुनाफे फ्रंट पर और रफली 15% की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस सीक्वेंशियली निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिली। अच्छी परफॉर्मेंस तो आंकड़ों के लिहाज से जबरदस्त परफॉर्मेंस दरअसल इस बीते क्वार्टर Q2 में इंडिया इंक की तरफ से डिलीवर होती हुई, तो डिमांड बहुत सॉलिड तरीके से लौटी। और जैसे सुमित ने कहा, कॉस्ट कंट्रोल्स, एक बार 2008 की फाइनेंशियल मेल्टडाउन ने सभी कॉर्पोरेट्स को कॉस्ट कंट्रोल करना सिखाया था, और इस बार इस लॉकडाउन में हमने देखा सभी कॉर्पोरेट्स ने बहुत स्मार्टली अपनी कॉस्ट कंट्रोल करी, और इसीलिए आपने देखा वो ऑपरेशनली परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होते हुए। लेकिन हेमांग सर, काफी जो डाउट करते हैं वो हमेशा डाउट करते हैं, तो काफी लोग ये मानते हैं कि ये जो Q2 की परफॉर्मेंस है, जिस डिमांड की सुमित बात कर रहा है, दरअसल वो क्या हुआ कि पेंट अप डिमांड थी। Q1 में एक लॉकडाउन वाला क्वार्टर था जिससे हम लोग बाहर आ रहे थे, इसलिए इस तरह का रुझान देखने को मिला। पर मैं नो योर कंपनी में जितने मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं हेमांग सर, वो सब कॉन्फिडेंट है कि ये मोमेंटम सस्टेन करेगा। ये आपका आकलन क्या है मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर? ये Q2 एक एबरेशन था, Q3 वापस ठंडा पड़ेगा, या मोमेंटम अब हमने पकड़ लिया है? डेफिनेटली आशीष जी, एक सेंटिमेंट और जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव है, और ये काफी हद तक इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक रिवाइवल का जो ट्रेंड है उसको। तो जिस तरह का पॉजिटिव माहौल हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा इवेंट को अगर झेला है और उसके बाद अनलॉक फेज में इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर पिकअप कर रही है, और उसके साथ में अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन के अंदर प्रोग्रेस होता है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो सेंटिमेंट है वो और बेहतर होगा। और ओवरऑल लोगों को डेफिनेटली लगता है कि अगला जो 1 या 2 क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये बात जरूर है कि कुछ सेक्टर्स के अंदर पेंट अप डिमांड के कारण जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उससे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले अच्छी थी, पर ये कहना गलत होगा कि वो सारा जो ग्रोथ था वो पेंट अप डिमांड की वजह से ही था। मे बी ऑटोमोबाइल्स और जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है उसमें कुछ हद तक पेंट अप डिमांड का प्रभाव हो सकता है, पर ओवरऑल बाकी सारे अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एट अ ब्रॉडर लेवल देखें तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि अगला क्वार्टर भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये मोमेंटम जो हमने पकड़ा है बहुत लाइकली है कि आगे भी कंटिन्यू होगा। इस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी दरअसल अक्रॉस द बोर्ड सुनने को मिली है। सब बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस डिमांड रिवाइवल, इस डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। सुमित, आपने कुछ लाइट शेड करी थी सेक्टोरली, मुझे समझाएं सेक्टोरली। दरअसल ओवरऑल आंकड़े तो आपने समझा दिए, सेक्टोरली अगर परफॉर्मेंस आंकना हो मुझे Q2 का, कौन से सेक्टर स्टैंड आउट हुए और कौन सो में दिक्कत देखने को मिली, या कौन से में अभी भी मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई है? देखिए 2-3 आंकड़े तो बहुत अच्छे थे। एक सीमेंट, इंश्योरेंस जिसकी मैंने बात की कि ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े। एक एक करके पिक कर लेते हैं। सबसे पहला नाम ऑटो का है। देखिए ऑटो के केस में लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल ही बिक्री नहीं थी, इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत बिक्री आई, तो सीक्वेंशियली नंबर बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे आपको। इसीलिए 111% की बिक्री, 78-100% का ईबिटा ग्रोथ, और मुनाफे में भी घाटे से मुनाफे के अंदर ये पूरा सेक्टर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियस रीजन है कि पिछली बार कोई बिक्री नहीं, इस बार कुछ भी बिक्री हुई तो बड़ा ही आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। दूसरा नंबर है बैंक्स का, स्पेशली PSU बैंक्स जो कि आउट परफॉर्म करके गए हैं प्राइवेट से। ये प्राइवेट के आंकड़े हैं, 2% की ग्रोथ यहां पर, ईबिटा करीब 4%, 33% मुनाफा बढ़ा, लेकिन PSU बैंक में यही ग्रोथ 6% थी। तो इसीलिए PSU के जो नंबर्स के बाद शेयर भी उस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा आंकड़ा सीमेंट का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, 37% की ग्रोथ सीमेंट में। आमतौर पर मानसून के बाद ऐसा आंकड़े नहीं देखने को मिलते, लेकिन इस बार सीमेंट ने बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा 45% ऑपरेटिंग मुनाफा और 72% का मुनाफा, यानी कि कॉस्ट कमी होगा, सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनी के मुनाफे पर है और मार्जिन दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल
सेक्टर ही घाटे से आता हुआ दिखाई पड़ा है पूरा, स्पेशली टाटा स्टील जैसे नंबर जो कि बहुत स्ट्रांग है, इसका रिएक्शन में देखने को मिला। सेल्स 45%, EBITDA करीब करीब 150% ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आईटी, जहां पर बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं, क्योंकि यहां पर सब सपोर्ट जो था वो आता हुआ दिखाई पड़ा बायबैक की तरफ से। सेल्स करीब 3.5%, EBITDA 14% और पैट 14%। तो एक रीजनेबल ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर भी सीक्वेंशियली आते हुए दिखाई पड़ी और यहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा बायबैक का। इसके अलावा एफएमसीजी करीब करीब 47% की ग्रोथ यहां पर भी आई, जिसमें 44% का ऑपरेटिंग ग्रोथ था, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर में भी परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, तो इस बार भी इनकी ग्रोथ एक रीजनेबल साइड पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन रूरल थ्रस्ट बहुत स्ट्रांगली यहां पर मिला। और आखिरी में फार्मा, जहां पर करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली। पिछला क्वार्टर भी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया, इस बार सेलेक्टिव कंपनीज ने रोबस्ट परफॉर्मेंस दी, लेकिन बाजार ने कुछ हद तक डिस्काउंट करके चले थे इस तरह की ग्रोथ को। तो ये वो परफॉर्मेंसेस सेक्टोरली, और जब मेरे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था ना फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो वाकई सरप्राइज है। जैसे सुमित भी कह रहे हैं, गाड़ियों की बिक्री, ज्वेलरी सेल्स, सीमेंट, स्टील, और ये सब तो छोड़िए, सीमेंट स्टील, घरों की बिक्री में जो रुझान देखने को मिल रहा है, वाकई सबको सरप्राइज करा है ना मयूरेश। इस तरह से किसी ने सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होगा। यहां हम डर के घरों में बैठे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हैं, और यहां पे अक्रॉस द बोर्ड सेल्स में वापस रिस्टोर होती हुई। तो आपके लिहाज से कौन से सेक्टर स्टैंड आउट हुए? सीक्वेंशली कंपेयर करना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, लेकिन प्री कोविड लेवल से बहाल हो गई ग्रोथ, इस तरह की कौन कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आए, कौन से सेक्टर्स स्टैंड आउट हुए? फिर हेमांग सर के पास जाऊंगा वैल्यूएशंस को लेकर। तो आशीष जी, आई थिंक जो सुमित जी ने कहा, आई थिंक आईटी, फार्मा, इसको ब्रॉडली मार्केट ने फैक्टर इन किया था कि नंबर्स अच्छे आने वाले, और नंबर्स वैसे डिलीवर हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड। जो सेक्टर्स ने सरप्राइज किया पॉजिटिव एंड पे, मेटल्स, आई थिंक कोई किसी की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा, बहुत वॉल्यूम फ्रंट पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कम हुई है बिटना फ्रंट पे, और इसके लिए आई थिंक जो मेटल्स एज अ सेक्टर है ये स्टैंड आउट हुआ था। इसकी कॉरोलरी, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द वीकेस्ट क्वार्टर्स ड्यू टू मॉनसून रिलेटेड इश्यूज की वजह से। बट जैसे इन्होंने वॉल्यूम्स की ग्रोथ पेश की है, जैसे आई थिंक इनकी EBITDA पर टन रिपोर्ट हुई है, और जो वॉल्यूम के गाइडेंस आए हैं मैनेजमेंट कमेंट्री थ्रू, बिकॉज ज्यादा सप्लाई आने वाली नहीं है और डिमांड बढ़ेगी, तो आई थिंक ये एक सेक्टर स्टैंड आउट हुआ। एंड यस, रियलिटी, आई थिंक जो स्टैम्प ड्यूटी कट्स हुए हैं, जो उलझान किए हैं रेगुलेटर्स ने, गवर्नमेंट ने, सर्कल रेट जो कम हुए हैं, जो फेंस सिटर्स थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज फेंस सिटर्स मूव्ड इन, और जो हाउसिंग डिमांड और सेल्स बढ़ी है, आई थिंक एक बहुत सिक्लिकल डेवलपमेंट होती है। जैसे हाउसिंग बढ़ती है, फिर होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट की तुल बढ़ेगी। तो आई थिंक ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, बट ये 3 सेक्टर स्टैंड आउट हुए मेरे हिसाब से। 3 सेक्टर्स स्टैंड आउट होते हुए नजर आए। लेकिन हेमांग सर, ये ठीक है, परफॉर्मेंस Q2 की बहुत अच्छी, लेकिन उसके सामने रिकॉर्ड तोड़ तेजी हमने भारतीय बाजारों में आती हुई देखी है। तो ये परफॉर्मेंस Q2 की है, एक सवाल सबके जहन में है, किस हद तक हमारे फंडामेंटल्स दरअसल हमारे भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस को कैचअप कर पाए? आप लोग का मोतीलाल ओसवाल पे कंफर्ट लेवल क्या है वैल्यूएशंस को लेकर? देखिए आशीष जी, वैल्यूएशंस को हमें अपग्रेड्स को ध्यान में लेके करना चाहिए। तो ये जो Q2 की अर्निंग्स खत्म हुई, उसके बाद हमारी जो अर्निंग्स FY21 थी उसमें हमने 11% की अपग्रेड की हुई है, और जो FY22 की अर्निंग है उसमें 5% की अपग्रेड की है। और ये जो अपग्रेड की बात मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से हम लगभग 3 से 4 साल के बाद इस तरह के अपग्रेड देख रहे हैं EPS के अंदर। तो अब हमारी जो FY22 की EPS है निफ्टी की, वो लगभग 650 हो गई है, और अगर उसको ध्यान में लेके आप वैल्यूएशन देखें तो आज की तारीख में लगभग हम 20 टाइम्स पे कोट कर रहे हैं। और ये 20 टाइम्स नंबर हमें इस हिसाब से देखना चाहिए आशीष जी कि जब इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो अर्ली स्टेज पे है। तो अर्ली स्टेज पे जब इकोनॉमिक रिवाइवल होता है तो उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि वो मोमेंटम अगर अच्छा होगा तो ये जो 20 टाइम लग रहा है वो हमें इतना महंगा नहीं लगेगा। तो वो लिहाज से हमें काफ़ी पॉजिटिव फ्रॉम अ 2 to 3 year पर्सपेक्टिव थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। अगले 2 से 3 साल के लिहाज से बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत स्ट्रांग लग रही हैं हालात भारतीय बाजारों के, इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को लेकर खास तौर पे। तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं 13,000 के जोन्स पे जो भारतीय बाजार हैं, उससे घबराना नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक शायद रही है और आगे भी बहुत अच्छा मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स इसके अंदर डिलीवर करते हुए नजर आएंगे।
तो फिर जो हाल फिलहाल शेयर बाजार में जो कदम लड़खड़ाए एक्सपायरी वीक में, इससे कुछ मार्केट्स में घबराने की जरूरत तो नहीं। और जब स्टॉक स्पेसिफिक हम रिजल्ट्स का आकलन कर ही रहे हैं तो इन दोनों एक्सपर्ट्स को ऐसे तो जाने देंगे नहीं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार रिजल्ट्स के लिहाज से इनके सबसे प्रेफर्ड बेट्स इस समय कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स पसंद करते हैं, ताकि हम और आपको अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो पेन और पेपर रेडी रखिएगा। ब्रेक के उस पार इनसे जानूंगा इनकी सबसे अच्छी फंडामेंटल पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं Q2 इट्स हॉट की। अब ये है क्या Q2 इट्स हॉट? दरअसल जो इंडिया इंक है, भारतीय कॉर्पोरेट जगत है, इसका Q2 का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, सबको सरप्राइज करा। तो उसी परफॉर्मेंस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए नाम दिया इट्स हॉट, क्योंकि बाकी गर्मा गर्म परफॉर्मेंस था। और हम अब इस कड़ी में बात करने वाले इस परफॉर्मेंस के आकलन के बाद कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे हमारे एक्सपर्ट्स दाव लगाएंगे। तो जब मैं देख रहा था पिक्स जो आई हैं उसमें कुछ निफ्टी 50 की बेट ज्यादा है, इसके अलावा कुछ नॉन निफ्टी पिक्स भी हैं। तो एक एक करके आता हूं मैं। मेरे सर पहले आपके पास, और उसमें पहले तो ये जो एक्सपायरी वीक में आते आते बाजार थोड़ा लड़खड़ाया या थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, कोई घबराने की जरूरत तो है नहीं ना? और आपके निफ्टी वाले पिक्स कौन से हैं सर, निफ्टी 50 में से, ये बताएं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं आशीष जी, हेल्दी करेक्शन है और प्रॉफिट बुकिंग अगर आ रही है और अगर करेक्शन और भी होता है तो मुझे लगता है बाइंग के बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे। मार्केट्स कंसोलिडेट ही होगा और वहां से और तूल पकड़ेगा जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो निफ्टी के हमारे स्टॉक्स पसंदीदा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आईटी क्षेत्र की जैसे हम बात कर रहे थे, टीसीएस अगर और तूल पकड़ता है 2800 के आसपास, आई थिंक वहां पे आई थिंक और खरीदारी की जा सकती है जिसने नहीं खरीदा है। तो आई थिंक पिरामिडिंग अप इन टीसीएस प्रॉब्ली बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन। दूसरा आई थिंक मेटल्स पैक से जिसमें कह रहा था, आई थिंक टाटा स्टील ने लाजवाब नंबर्स दिए थे, बट का मूवमेंट भी काफी हद तक हो चुका है इन द लास्ट फ्यू वीक्स। तो मुझे लगता है अगर पुल बैक्स देता है स्टॉक अपने 50 डीएमए की तरफ, आई थिंक उसको ध्यान में रखिए। एंड अंबुजा सीमेंट एज वेल विद इन द सीमेंट पैक, बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स है और जो एक्सपेक्टेशन है ऑपरेटिंग लेवरेज की बिकॉज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड प्राइस इंक्रीजेस, मुझे लगता है इसकी अर्निंग्स पे भी एक अच्छा प्रभाव ला सकते हैं। अरे वाह। तो टीसीएस, और ध्यान रखें वो बायबैक का प्राइस 3000 रुपए। आमतौर पे जो बायबैक का प्राइस देता है इवेंचुअली टीसीएस उसके ऊपर ही कामकाज करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल सही, टीसीएस एक्यूमुलेट करने के मौके। टाटा स्टील में खरीदारी और सीमेंट्स की चर्चा कई लोगों ने करी, इस पे सुमित ने भी बताया कि सरप्राइज परफॉर्मेंस था, अंबुजा सीमेंट्स पे दाव लगा सकते हैं। हेमांग सर, आपकी तरफ से निफ्टी वाले बढ़िया वाले बड़े वाले स्टॉक्स कौन से पिक्स के तौर पे? आशीष जी, निफ्टी में हमारा जो स्टॉक है वो HCL टेक है और आईटी सेक्टर का जैसे हमने देखा कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और मार्जिन जो आउटलुक है वो काफ़ी बढ़िया है। HCL टेक की अगर बात करें तो ये एक ऐसी लार्ज कैप कंपनी है जिसने लगातार जो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस थे उनको बीट किया है और वैल्यूएशन से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगातार कोट कर रही है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमें लगता है कि उसका जो टारगेट है वो 1050 है, तो लगभग 15-20% काइंड ऑफ अपसाइड देख सकते हैं। और जिस तरह का उसका जोग्राफिकल प्रेजेंस है, जिस तरह का अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंस है, क्लाउड्स, लाइफ साइंस एंड मैनी अदर कैटेगरीज, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बढ़िया निफ्टी का स्टॉक हो सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो टाटा मोटर है आशीष जी। ये एक हाई बीटा स्टॉक है, ऊपर नीचे बहुत होता है, पर फाइनली जिस तरह का हमें इंडिकेशन मिला है टाटा ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से कि भाई डेट रिडक्शन, नेट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी 3 साल में, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो अगर आप JLR की परफॉर्मेंस देखें, डोमेस्टिक मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर जिस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है, उसको ध्यान में लेते हुए ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है और इसकी जो हमारी टारगेट है वो लगभग 240 रुपीज़ की है। अरे इंटरेस्टिंग। तो पिक्स के तौर पे मिला टाटा स्टील, TCS, HCL टेक, टाटा मोटर्स और अंबुजा सीमेंट। यानी कि इस समय की थीम जो प्ले आउट हो रही है, एक तो आईटी पे दाव लगाना है मुझे, और दूसरा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स। देखिए ना, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पे खासतौर पर नजर रखिएगा। एन चंद्रा साहब के चेयरमैन बनने के बाद से स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा है इस पूरे पैक को लेकर। अच्छा, क्विकली अब मिड कैप, जो हम रिटेल को ज्यादा पसंद आते हैं, जानी सर आप शुरुआत करो। मिड कैप कौन सा सबसे प्रिफर्ड बेट है रिजल्ट्स का आकलन करने के बाद?
जी, क्रॉम्पटन कंज्यूमर एक अच्छा मिड कैप पिक है और कंज्यूमर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। और तो उसका जो लाइटिंग सेगमेंट है वहां पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन है, और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, वेदर इट इज फैंस और पंप्स और वाटर हीटर्स, तो ये सब में काफी अच्छा ग्रोथ का ट्रैक्शन है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हाउसिंग की बिक्री बढ़ेगी, जिस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर लगभग 15 to 18% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और लास्ट टाइम मुझे पता है आपने बताया था कि डिश वॉशर आपको खरीदना था, तो मेरे ख्याल से आप क्रॉम्पटन का डिश वॉशर भी चेकआउट कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट हमारा है वो लगभग 380 का है। आपने खरीद लिया क्या सर? नहीं जी, मैंने तो नहीं खरीदा है, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। नहीं, वो लॉकडाउन में डर बहुत था, लॉकडाउन खुला तो कंफर्ट आ गया तो फिर खर्च करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मयूरेश, आपकी तरफ से प्रेफर्ड मिड कैप बेट्स? रूरल थीम्स पसंद करूंगा आशीष जी। और रूरल थीम्स में मुझे लगता है पाइपिंग कंपनीज जो योजनाएं सरकार ने लेके आई है, आवास योजना, नल से जल, यहाँ से बहुत तुल पकड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज, और एग्जीक्यूशन भी सुधरेगा। आई थिंक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज फॉर एज एन एग्जांपल अगर पुल बैक पे मिलता है तो आई थिंक एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकती है। आईटी सेक्टर में ही मुझे लगता है आई थिंक फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है वैल्यूएशन के हिसाब से और अर्निंग्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। और मिड कैप फार्मा में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपको थोड़ी एक वनडे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ी ऑफेंसिव, थोड़ी डिफेंसिव, बैकफुट पे आके थोड़ा थोड़ा कभी खेलना पड़ा तो फार्मा स्टॉक्स लाइक लॉरस या कैडिला आई थिंक जो कंप्लीटली बैकवर्डली इंटीग्रेटेड हो रहे हैं, और आउटलुक जहां पे अच्छा लग रहा है मैनेजमेंट के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। वाह, बढ़िया। मयूरेश के घर पे कोई आ भी गया, आप उनको गेस्ट को अटेंड करिए। इस नोट पर मयूरेश और हेमांग सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन निकल के ये आया कि जो दूसरी तिमाही का इंडिया इंक का परफॉर्मेंस था, भारतीय कॉर्पोरेट जगत का परफॉर्मेंस था, स्ट्रांग था, बाजार उम्मीद से बेहतर था, और ऑलराउंड एक बीट देखने को मिला। अच्छी बात कि Q2 के बाद सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स जैसे कि Q3 में भी हालात और इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। जो ईपीएस अपग्रेड्स आए उसके बाद वैल्यूएशंस को लेकर कंफर्ट आता है, और अगले 2 से 3 साल के टाइम होराइजन के लिए आज से अट्रैक्टिव है भारतीय बाजार अभी भी। और ये जो बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट करी है, इनको अपने रडार पर रखिएगा। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।